जरा सोचिए अगर ऐसा हो कि हमारे शहर की यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी फीस कितनी होगी या फिर रिसर्च किस विषय पर होगी। हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि शिक्षकों की हाजिरी कैसे लगेगी। हम्म। अब ये सब राज्य की सरकार या खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन तय नहीं करेगा, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी में बैठे कुछ अधिकारी तय करेंगे। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे सामने आ रहा है। सही कहा। और आज के इस विशेष और गहरे विश्लेषण में हम इसी बदलाव की जड़ तक जा रहे हैं। आज हम वीबीएसए बिल यानी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल की समीक्षाओं और उस पर लिखे गए लेखों को डिकोड कर रहे हैं। ये बिल दरअसल कोई मामूली कागज नहीं है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, एनईपी 2020, हाँ, एनईपी 2020, बिल्कुल उसे जमीन पर उतारने के लिए और एक कानूनी ढांचा देने के लिए ये लाया गया है। और हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर यह समझें कि ये नया बिल शिक्षा के क्षेत्र में जो सत्ता और नियंत्रण का संतुलन है ना, उसे कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। मतलब हमारा देश एक संघीय ढांचे पर चलता है, तो उस संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म पर और संस्थानों की ऑटोनॉमी या स्वायत्तता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात, सामाजिक न्याय पर इसका क्या प्रभाव होगा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भूमिका तो हमने बांध ली है, लेकिन जब हम इस बिल की समीक्षाओं को पढ़ते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा विवाद उभरकर सामने आता है वो है सत्ता का केंद्रीकरण। सही बात है। मतलब इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस है। अच्छा। और वो अपनी लोकल ब्रांचों को सिर्फ दिशा निर्देश देने की बजाय उनके हर रोज के काम, उनका इंस्पेक्शन, उनका बजट, सब कुछ अपने हाथ में ले ले। सब कुछ कंट्रोल करने लगे। हाँ, तो फिर उस लोकल ब्रांच की अपनी कोई पहचान या आज़ादी तो बचेगी ही नहीं ना। आलोचकों का मानना है कि वीबीएसए बिल के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में ठीक यही हो रहा है। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो बात सिर्फ एक नियम की नहीं है। जो स्रोत हमने पढ़े हैं वो बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा है। वो कैसे? देखिए, हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट है, उसकी एंट्री 66। एंट्री 66? हाँ, एंट्री 66। ये संसद को अधिकार देती है कि वो उच्च शिक्षा में सिर्फ समन्वय और मानकों का निर्धारण करें, मतलब कोऑर्डिनेशन करें। पर कोऑर्डिनेशन करने और पूरी तरह से हर चीज को कंट्रोल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल होता है। ये जो नया बिल है ना, ये केंद्र सरकार को संस्थानों के इंस्पेक्शन और फंडिंग के पूर्ण अधिकार दे रहा है। तो आलोचक इसे एंट्री 66 का उल्लंघन मान रहे हैं। और इसका असर तो सीधे तौर पर उन संस्थानों पर पड़ेगा जिन्हें हम देश का गौरव मानते हैं, जैसे आईआईटी हो गए, आईआईएम्स हो गए, या हमारी बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई। बिल्कुल, उन सब पे पड़ेगा। मतलब पहले जो यूजीसी का मॉडल था वो काफी हद तक एक कंसल्टेटिव या परामर्शदात्री तरीके से काम करता था। हाँ, संवाद होता था उसमें। लेकिन अब स्रोत बता रहे हैं कि ये एक टॉप डाउन नौकरशाही मॉडल में बदल रहा है। मतलब ऊपर से आदेश आएगा और नीचे सबको बस मानना होगा। और इसी टॉप डाउन अप्रोच का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि स्थानीय जरूरतों की समझ एकदम खत्म हो जाती है। अब दिल्ली में बैठकर कोई कैसे तय कर सकता है कि किसी दूर दराज के राज्य की यूनिवर्सिटी को किस तरह की रिसर्च फंडिंग चाहिए। सही बात है। और इससे जुड़ा एक और बहुत ही अहम बिंदु स्रोत में उठाया गया है। विचारधारा और विविधता को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई हैं। ये काफी चर्चा का विषय रहा है। हाँ, मतलब बिल में भारतीय ज्ञान या भारतीय नॉलेज के घटकों को बहुत प्रमुखता दी गई है। अब समीक्षाओं में चिंता इस बात की नहीं है कि भारतीय ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि भारत का इतिहास हमेशा से मल्टीकल्चरल रहा है, मतलब बहुसांस्कृतिक। आलोचकों का मानना है कि इस केंद्रीकृत व्यवस्था में कहीं इस बहुसांस्कृतिक इतिहास की कीमत पर किसी एक विशेष विचारधारा को ही न थोप दिया जाए। क्योंकि जब सिलेबस एक ही जगह से तय होगा तो उसमें विविधता अपने आप कम होने का डर रहता है। बिल्कुल। हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं कि आलोचकों की ये चिंताएं हैं। और जब सत्ता का नियंत्रण इस तरह एक जगह आ जाता है ना, तो सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि संसाधनों और पैसे के बंटवारे का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, फंडिंग। और यही हमारा अगला बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक बात बताइए, मतलब मैंने जब स्रोत को पढ़ा तो एक सवाल मेरे मन में भी आया। हाँ, बताइए। उसमें लिखा है कि ये बिल हाइपर ग्लोबलाइजेशन पर, ग्लोबल रैंकिंग सुधारने पर और पेटेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या आज के इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक देश के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है? मतलब क्या हमें ग्लोबल स्तर पर नहीं सोचना चाहिए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिक्कत ग्लोबल होने में बिल्कुल नहीं है।
ग्लोबल होना तो अच्छी बात है, हाँ वही तो। लेकिन विश्लेषकों का तर्क ये है कि इस ग्लोबल होने की हम कीमत क्या चुका रहे हैं। जब पूरा फोकस सिर्फ मार्केट ड्रिवन हो जाता है ना, मतलब बाजार के मुनाफे और रैंकिंग पर, तो जो राष्ट्रीय नवाचार है, जो नेशनल इनोवेशन है और हमारी जो सामाजिक समानता है, वो बहुत पीछे छूट जाती है। ओ, मतलब स्थानीय समस्याएं नजरअंदाज हो जाती हैं। एकदम। अगर यूनिवर्सिटीज पर सिर्फ विदेशी रैंकिंग का दबाव होगा तो वो हमारे देश की जमीनी या ग्रामीण समस्याओं पर रिसर्च करना ही बंद कर देंगी, क्योंकि उनका ग्लोबल मार्केट में कोई खास मोल नहीं है। ये तो काफी चिंताजनक नजरिया है। और इसके साथ ही फंडिंग का जो पूरा मॉडल है वो भी बदला जा रहा है। उच्च शिक्षा को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित या पब्लिक फंडेड मॉडल से हटाकर अब धीरे धीरे छात्रों के लोन और प्राइवेट उद्यमों पर निर्भर किया जा रहा है। ओहो, मतलब जो शिक्षा पहले एक पब्लिक गुड मानी जाती थी, अब वो एक प्रोडक्ट बन जाएगी। बिल्कुल। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कोई 18 साल का युवा है जो बुनियादी विज्ञान या साहित्य में बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि इसके लिए उसे लाखों का लोन लेना पड़ेगा, तो क्या वो विषय चुनेगा? नहीं। उस पे दबाव होगा कि वो कोई ऐसा कॉर्पोरेट कोर्स करे जिससे तुरंत नौकरी मिले और वो लोन चुका सके। सही कहा। और इसी मार्केट मॉडल का एक और बहुत ही अहम पहलू है जो स्रोत ने बहुत प्रमुखता से उठाया है, और वो है सामाजिक न्याय का अभाव। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा और ये काफी हैरान करने वाला तथ्य था। इस बिल के ड्राफ्ट में SC, ST और OBC वर्गों के लिए जो आरक्षण होता है, मतलब एफर्मेटिव एक्शन, उसके लिए कोई स्पष्ट और बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। वेट, सच में? मतलब कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? हाँ, समीक्षाओं के मुताबिक इसमें कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के बीच जो ऐतिहासिक असमानताएं हैं उन्हें दूर करने का भी कोई रास्ता नहीं सुझाया गया है। लेकिन फंडिंग के मामले में तो पहले भी ग्रांट्स वगैरह मिलते थे ना? मिलते थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय ने स्वतंत्र ग्रांट वितरण संस्थाओं को हटा दिया है। अच्छा। और फंड आवंटित करने का पूरा अधिकार सीधे अपने हाथों में ले लिया है। अब वो सीधे तय करेंगे कि पैसा किसे मिलेगा। तो जाहिर है कि जो संस्थान इन नए मार्केट मानकों पर खरे उतरेंगे, सारा पैसा उन्हें ही मिलेगा, और जो पिछड़े में है वो और पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल, यही आलोचकों का सबसे बड़ा डर है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या समीक्षाओं में सिर्फ कमियां ही निकाली गई हैं या कुछ समाधान भी हैं? नहीं, सिर्फ कमियां नहीं हैं। इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने के लिए बहुत ही ठोस सुझाव और संशोधन भी दिए गए हैं। चलिए अब उस समाधान के रास्ते पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख सुझाव जो है वो है 50-50 मॉडल का। हाँ, ये 50-50 मॉडल काफी दिलचस्प लगा मुझे। संघीय ढांचे को बचाने के लिए ये सुझाव दिया गया है कि रेगुलेशन और मानकों को तय करने में जो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स हैं, यानी राज्य की जो परिषदें हैं, SHEC, बिल्कुल, उन्हें 50% वेटेज दिया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आधा हिस्सा राज्यों का होगा। हाँ, ताकि दिल्ली में बैठकर कोई एक तरफा फैसले ना ले सके और राज्यों की जो भाषाई या सांस्कृतिक जरूरतें हैं उन्हें सुना जा सके। ये तो सत्ता की सही साझेदारी लगती है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि फिर फंडिंग का क्या होगा। हाँ, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि मंत्रालय ने फंडिंग का कंट्रोल ले लिया है। इसीलिए फंड के लिए एक अलग और स्वतंत्र हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल यानी HEGC बनाने का सुझाव है। ओके, और इसका काम क्या होगा? इसका मुख्य काम ये होगा कि जो पिछड़े हुए या लैगर्ड राज्य संस्थान हैं, जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उन्हें ये विशेष रूप से ज्यादा फंडिंग दे। ये बहुत जरूरी है। और मुझे स्रोत में ये भी दिखा कि क्षेत्रीय परिषदों या रीजनल काउंसिल्स के निर्माण की भी बात की गई है। हाँ, ताकि हर क्षेत्र की जरूरतें अलग से समझी जा सकें। इसके अलावा हितधारकों की भी भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। मतलब जो लोग रोजाना उस सिस्टम का हिस्सा है, जैसे छात्र हो गए, शिक्षक हो गए या नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, जिनकी आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती। हाँ, तो मांग ये की गई है कि इन सब को यूनिवर्सिटी सीनेट और अकादमिक परिषदों में सीधे तौर पर शामिल किया जाए। और इसी ढांचे को जमीन पर सही से लागू करने के लिए स्रोत में 3 बहुत महत्वपूर्ण परिषदों का जिक्र है जिनमें सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। हाँ, पहली है विनियमन परिषद, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। सही। इसके बारे में ये सुझाव है कि किसी भी संस्थान को बंद करने का अधिकार इस परिषद के पास तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस राज्य सरकार की सहमति न मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि राज्य सरकार जमीनी हकीकत बेहतर समझती है।
दूसरी है गुणवत्ता परिषद, जो एक्रेडिटेशन या गुणवत्ता जांचने का काम करती है। हाँ, इसके लिए क्या सुझाव है? सुझाव यह है कि गुणवत्ता जांचने का काम किसी तीसरी प्राइवेट पार्टी को आउटसोर्स करने के बजाय ये एक विचार विमर्श वाली या डेलिब्रेटिव प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब सिर्फ पास या फेल का ठप्पा न लगाया जाए, बल्कि सुधारने में मदद की जाए। एकदम सही। और तीसरी है मानक परिषद, जो स्टैंडर्ड तय करेगी। हाँ, और इसके लिए आलोचकों का कहना है कि मानक सिर्फ दिल्ली में बैठकर एक ही तरह के नहीं बनने चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों और हर राज्य की अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से तय होने चाहिए। तो इन सारे सुझावों और पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो सबसे बड़ा निष्कर्ष जो पूरे स्रोत से निकल कर आता है वो बहुत साफ है। वो क्या है? वो ये कि VBSA बिल को अगर वाकई में सफल बनाना है तो इसे अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। जो अभी एक प्रिस्क्रिप्टिव और आउटपुट बेस्ड मॉडल है ना, मतलब सिर्फ ऊपर से निर्देश देना और नतीजों को मापना। हाँ, उसे बदलकर एक इम्पैक्ट सेंट्रिक या प्रभाव केंद्रित मॉडल अपनाना होगा। और इसके साथ ही ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य इसमें इक्वल पार्टनर्स हैं। दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ बनी रहे और सिर्फ बाजार के भरोसे न छूटे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ हम इस विशेष विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन इसे खत्म करने से पहले स्रोत की बातों से परे एक विचार मेरे मन में आ रहा है। वो क्या? सोच कर देखिए, अगर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली इसी तरह से एक जगह से नियंत्रित हो जाए और उसका एकमात्र लक्ष्य बाजार के लिए मुनाफा कमाना रह जाए, तो क्या हम भविष्य के लिए ऐसे नागरिक तैयार कर रहे होंगे जो स्वतंत्र रूप से सोच सके, जो समाज में बदलाव ला सके, या फिर हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट की मशीनरी को चलाने के लिए पुर्जे बना रहे होंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमें आज के नीतिगत और ढांचागत बदलावों के बीच ही खोजना होगा, क्योंकि आने वाले कल की नींव आज ही रखी जा रही है। इसी विचार के साथ इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल।